इंडियन रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में हम सभी जानते हैं। यहाँ पर एससी, एसटी और ओबीसी को स्पेशल रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है। कभी आपने सोचा है कि एससी, एसटी और ओबीसी को ही क्यों रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है? उनके साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन हुआ था? उनको क्या सोशल इश्यूज और प्रॉब्लम से गुजरनी पड़ी है कि उनको हमें रिजर्वेशन प्रोवाइड करना पड़ा है? तो इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडियन सोसाइटी को बेहतर तरीके से समझने के लिए एससी, एसटी और ओबीसी का जो प्रॉब्लम्स है इनके बारे में जानना ज़रूरी है। आज के इस क्लास में हम ओबीसी के बारे में जानेंगे, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं उनके बारे में जानेंगे, उनका क्या इश्यूज है और इनको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव उठाई है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि एससी और एसटी लोगों के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है, उनका प्रॉब्लम, इश्यूज और जो गवर्नमेंटल मेजर्स है, सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ ली है। आज हम ओबीसी कैटेगरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले हमें यह समझना होगा कि ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास कौन से लोगों को हम कह सकते हैं। अब ये जो टर्म है अदर बैकवर्ड क्लास, ये टर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यूज किया गया था। यहाँ पर इंडिया में बहुत सारे सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हमें देखने को मिलते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो शेड्यूल्ड कास्ट है वो लोग होते हैं जिनको कास्ट बेस्ड ऑपरेशन यानी कि अनटचेबिलिटी जैसे प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है। और नेक्स्ट साइड में है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो अपने जियोग्राफिकल आइसोलेशन के वजह से, जियोग्राफिकल सिचुएशन के वजह से उनको डिस्क्रिमिनेशन झेलनी पड़ती है। तो इन दोनों ग्रुप के अलावा भी और भी बहुत सारे लोग इंडिया में पाए जाते हैं जो बेसिकली सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन के लोग हैं। तो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अलावा भी जो सारे कम्युनिटीज़ के लोग सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है उनको कहा जाता है अदर बैकवर्ड क्लास, यानी कि ओबीसी कैटेगरी में वो सारे लोग आते हैं। यहाँ पर ओबीसी एक ऐसा कैटेगरी है जो अनटचेबिलिटी फेस नहीं करती है, लेकिन फिर भी इन लोगों को सिस्टेमेटिकली एक्सक्लूड करके रखा जाता है समाज से। समाज में जो एजुकेशनल सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर अलग अलग तरीके का अपॉर्चुनिटीज़ है, इन सारे चीज़ों से डिस्क्रिमिनेट बाहर करके रखा जाता है ये सारे लोगों को। इन सारे लोगों को इकट्ठा करके एक अलग तरीके का कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी फॉर्म किया गया है। अब ये जो ओबीसी कैटेगरी है ये कौन से आर्टिकल के तहत हमारे इंडिया में लागू की गई है? इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 340 इस तरीके का प्रावधान की बात करता है। जो भी लोग बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के हक आर्टिकल 340 देता है। तो आर्टिकल 340 ही अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि ओबीसी कैटेगरी का जन्म की एक अलग कहानी हमें बताती है। अब थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। अगर हम हिस्टोरिकल टाइमलाइन की बात करें तो जो ब्रिटिश का टाइम था, ब्रिटिशर्स का रूल था इंडिया में, तब भी हमें ओबीसी के बारे में थोड़ा बहुत बातचीत होते हुए हम देखते हैं, लेकिन फॉर्मली कभी भी ओबीसी को इतना ज़्यादा पॉपुलराइजेशन नहीं मिला, उनको इतने सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की गई है। इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद ये जो अलग तरीके का कैटेगरी जिनको जो बेसिकली सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है इनके बारे में बातचीत किया जाने लगा। तो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे भी ओबीसी के बारे में बात की गई थी, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से इंडिया आज़ाद होने के बाद ही इस कैटेगरी के बारे में ज़्यादा बातचीत हुई थी। अब इसके रिगार्डिंग इंडिया के आज़ाद होने के बाद इस ओबीसी कैटेगरी के रिगार्डिंग पहली बार एक कमीशन को सेटअप किया गया था। इसका नाम है काका कालेलकर कमीशन। 1953 में काका कालेलकर कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। इसको फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन कहा जाता है और इसका जो हेड थे उनका नाम था काका कालेलकर। ये काका कालेलकर कमीशन अपना रिपोर्ट 1955 में सबमिट कर देता है, जो इंडिया में अलग अलग तरीके का अदर बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करती है। इस काका कालेलकर कमीशन के हिसाब से इंडिया में 2000
399 बैकवर्ड कास्ट्स है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे अलग वेरिएशन की बात की गई है। लेकिन इस रिकमेंडेशन को, इसके जो भी रिकमेंडेशन थे, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पर जो भी कैटेगराइजेशन की गई है इसमें क्लैरिटी नहीं थी। कौन से बेसिस पे इसको कैटेगराइज किया गया था, इसके बारे में कोई क्लियर डिस्क्रिप्शन नहीं था। तो पहला जो कमीशन था, फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस का कमीशन जो था, ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था। उसके बाद दूसरा एक कमीशन लाया जाता है 1979 में, जिसको मंडल कमीशन या फिर सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन कहा जाता है। अब इसके जो मेन हेड थे उसका नाम है बीपी मंडल, इनके नाम से ही मंडल कमीशन नाम पड़ा था। अब ये जो मंडल कमीशन है ये बहुत सारे रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है, अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे इंडिया में जो ओबीसी कैटेगरीज के लोग हैं उनको वो क्लासिफाई करते हैं। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मंडल कमीशन ने कहा था। उन्होंने देखा था कि इंडिया में लगभग 52% लोग हैं जो ओबीसी कैटेगरी के अंडर में आते हैं। ये मंडल कमीशन ने जो अपना रिपोर्ट 1980 में सबमिट किया था, वहां पर कहा था कि 52% लोग इंडिया में ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। अब कुछ और बातें हैं जो मंडल कमीशन ने सजेस्ट किया था, कुछ चीजों के बारे में बात की थी। इस मंडल कमीशन को हम सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन भी कहते हैं। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव था जो भी सोशली या फिर एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है उनको आइडेंटिफाई करना और उनके लिए कुछ मेजर्स रिकमेंड करना, यानी कि किस तरीके का रिजर्वेशन पॉलिसी होना चाहिए, उनका लाइफ को, सिचुएशन को, उनको सोशली और एजुकेशनली बेहतर बनाने के लिए क्या क्या कानून या फिर रिजर्वेशन प्रावधान बनाने चाहिए, उन सारे चीज़ों के बारे में रिकमेंड करेगा ये मंडल कमीशन। तो मंडल कमीशन का ऑब्जेक्टिव दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है आइडेंटिफाई करना कौन से कैटेगरी को, कौन से कम्युनिटीज को हम ओबीसी कैटेगरी में रखेंगे, और दूसरा काम है कि रिकमेंड करना कि क्या क्या मेजर्स है जो हम अपनाएंगे तभी इनको हम एडवांसमेंट यानी कि आगे समाज में आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो मेन चेयरपर्सन थे वो थे बीपी मंडल, जिनका पूरा नाम है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इनका मेथोडोलॉजी एक अलग सिस्टम का मेथोडोलॉजी इन्होंने यूज किया था। इन्होंने सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को एक साथ मिलाकर लगभग 11 तरीके का क्राइटेरिया उन्होंने सेट किया था। 11 तरीके का क्राइटेरिया को यूज करके वो लोगों ने, मंडल कमीशन ने ओबीसी को आइडेंटिफाई किया था। जो भी लोग ओबीसी कैटेगरी में आएंगे उनको ये 11 क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। 11 क्राइटेरिया के मदद से इनको आइडेंटिफाई किया गया था। अब इनका क्या रिकमेंडेशन है? अब ये जो मंडल कमीशन है ये देखता है कि इंडिया में लगभग 52% लोग, यानी कि आधे लोग ही इंडिया में ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं। लेकिन इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रावधान था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन टोटल में नहीं हो सकता है। तो वहाँ पर हम ऑलरेडी जानते हैं कि एससीज और एसटीज के लिए रिजर्वेशन पहले से ही थी। तो इस वजह से मंडल कमीशन ने रिकमेंड किया कि 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड करनी चाहिए इस ओबीसी कैटेगरी को। तो इस वजह से इनका रिकमेंडेशन था कि 27% रिजर्वेशन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विसेज या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, यानी कि जॉब्स और एजुकेशन सिस्टम में ये 27% रिजर्वेशन की बात करते हैं। अब ये जो मंडल कमीशन बातें करता है, रिकमेंडेशन करता है, इसको इंप्लीमेंट करना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था। इसको इंप्लीमेंट किया जाता है 1990 में वीपी सिंह के गवर्नमेंट के अंडर में, और इसके वजह से नेशन वाइड बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं कि इतना ज़्यादा 27% रिजर्वेशन किस तरीके से लोगों को दे दिया गया है। तो यहाँ पर अब हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है कि ओबीसी को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या किया जा रहा था, लेकिन अब हम थोड़ा समझते हैं कि ओबीसी को क्या क्या मेजर इश्यूज फेस करने पड़ रहे थे, क्या क्या वो प्रॉब्लम्स है जो इनको झेलनी पड़ रही थी। अब ओबीसी कैटेगरी के जो लोग हैं वो सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्ड होते थे, क्योंकि इनके ये
ज़्यादातर पॉवर्टी में धंसे होते थे, इनके पास लैंड नहीं था और यहाँ पर सोसाइटी में उनका इतना ज़्यादा बेहतर सिचुएशन नहीं था। ये लोग एजुकेशनली भी डिसएडवांटेज ग्रुप में थे, इनका हेल्थ केयर भी इतना ज़्यादा बेहतर नहीं था। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग एजुकेशनली डिसएडवांटेज सेक्शन के थे। यहाँ पर उनके पास एजुकेशन का एक्सेस बेहतर नहीं था, उनके सोशल सिचुएशन के वजह से उनको एजुकेशन प्रोवाइड इतना ज़्यादा नहीं किया गया था। हिस्टोरिकली ही ये लोग डिसएडवांटेज सेक्शन के लोग थे। ये लोग अनटचेबिलिटी नहीं फेस कर रहे थे, लेकिन फिर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी। यहाँ पर हाई ड्रॉप आउट रेट्स, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, लिमिटेड एक्सेस टू हायर एजुकेशन, ये सारे प्रॉब्लम्स ओबीसी कैटेगरी के लोगों में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर अनइक्वल एक्सेस टू रिजर्वेशन बेनिफिट्स भी देखा जाता है। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 27% रिजर्वेशन की तो बात कर ली गई, लेकिन जो भी लोग गरीब है, यह पर 52% लोगों की बात की जा रही है। ये जो 52% लोग हैं, इनमें से सारे क्या गरीब है? नहीं, बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज हैं जिनके पास पैसा था, जिनके पास पावर था। जो भी लोग डोमिनेंट सेक्शन से थे, वो ही सारे सुविधाएं, रिजर्वेशन का जो भी सुविधाएं है उनको ले जा रहे थे। तो यहाँ पर क्रीमी लेयर का एक सिस्टम बनाया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी जो भी एलिट सेक्शन के लोग थे वो ही ये सारे रिजर्वेशन का बेनिफिट्स उठा रहे थे। जो वीकर्स थे वो दिन ब दिन और भी डिप्राइव्ड होते जा रहे थे। यहाँ पर हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की जब बात करते हैं, ओबीसी कैटेगरी के जो लोग हैं वो इतना ज़्यादा अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, और जो भी डोमिनेंट ओबीसी कैटेगरी के लोग थे वो ही ज़्यादातर अपने खुद को रिप्रेजेंट कर रहे थे और वीकर सेक्शन को हमेशा से ही इग्नोरेंस मिल रही थी। यहाँ पर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है। यहाँ पर सोसाइटी से इनको एक्सक्लूड करके रखा जाता है, खास करके रूरल एरियाज में इनको कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन झेलनी पड़ती है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं लैक ऑफ कास्ट सेंसस डाटा। इनके बारे में क्लियर कोई डाटा नहीं था। जो मंडल कमीशन था वो उसने तो कह दिया कि 52% लोग इंडिया में ओबीसी कैटेगरी से है, लेकिन प्रैक्टिकली इतना है कि नहीं है, इसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। बहुत सारे अलग अलग कमीशंस एस्टैब्लिश की गई थी, बहुत सारे लोगों को गिनने का काम दिया गया था अलग अलग कैटेगरी को। तो उन्होंने बताया था कि ओबीसी कैटेगरी के जो लोग हैं वो इतने सारे नहीं हैं। किसी ने कहा है कि 41% है, कोई कहता है 45% है, तो इसमें कोई क्लियर डाटा नहीं है। तो सेंसस में भी इसको इंक्लूड नहीं किया गया था, तो इस वजह से कोई क्लियर पॉपुलेशन डाटा ओबीसी कैटेगरी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो यहाँ पर किसके ऊपर पॉलिसी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, पॉलिसी प्लान किस तरीके से किया जाएगा, इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। यहाँ पर जो भी वेलफेयर स्कीम्स लाई जा रही थी ओबीसी कैटेगरी के लिए, यहाँ पर पुअर इम्प्लीमेंटेशन भी देखा जा रहा था। यहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था, यहाँ पर लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, और यहाँ पर जो भी लोग इम्प्लीमेंट कर रहे थे वीक डिलीवरी मैकेनिज्म भी हमें देखने को मिल रहा था। इसके अलावा भी अर्बन रूरल डिवाइड, यानी कि जो भी लोग अर्बन एरियाज में रह रहे हैं ओबीसी कैटेगरी के लोग, उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा था, लेकिन जो भी रूरल या फिर रिमोट एरियाज में रह रहे हैं वो लोग मार्जिनलाइज्ड ही रह रहे हैं, उनको कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है। यहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन बेनिफिट्स भी देखा जा सकता है। जो भी क्रीमी लेयर के बारे में बात की जाती है, यानी कि जो ओबीसी कैटेगरी है इनमें से जिनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, ये जो एक सिस्टम बना दिया गया है इसमें भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। जो लोग ओरिजिनली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं उनको बेनिफिट्स नहीं मिल पा रही है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का भी यहाँ पर हमें प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अब इंडिया में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजंस लाई गई थी ओबीसी कैटेगरी के लिए, ये थोड़ा समझना ज़रूरी है। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो आर्टिकल 15(4) हमें ये बताता है कि जो स्टेट्स है, स्टेट्स स्पेशल प्रोविजन बना सकती है, जो भी सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। फिर आर्टिकल 16(4) में भी कहा गया है कि जो रिजर्वेशन है यहाँ पर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के हिसाब में भी रिजर्वेशन दी जा सकती है जो भी बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं। तो यहाँ पर 15(4) और 16(4) में एक अलग तरीके का बैकवर्ड क्लासेस के सोशल और एजुकेशनल
बैकवर्डनेस से निकलने का एक रास्ता दिखाया गया था और स्टेट्स को और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको कहा गया था कि उनके लिए स्पेशल प्रावधान बनाई जा सकती है। फिर आता है आर्टिकल 340। ये प्रेसिडेंट को पावर देता है कि आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से लोग बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं। तो आर्टिकल 340 बेसिकली आइडेंटिफाई करता है कि कौन से लोग बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग कर रहे हैं। और इसके अलावा भी आर्टिकल 341 हमें बताता है शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में और आर्टिकल 342 हमें बताता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में। इसके अलावा भी एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो ओबीसी कैटेगरी के लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, वो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ये कमीशन बेसिकली बैकवर्ड क्लासेस का जो प्रॉब्लम्स है इसके बारे में डील करता है, इनके प्रॉब्लम्स को किस तरीके से हल किया जा सके इसके ऊपर ध्यान देता है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1993 में। फिर इसकी जरूरत बढ़ने के वजह से इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरह बना दिया गया था। 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 2018 में इस नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को एक कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया था और इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया था। तो इसके पास बहुत सारे अलग अलग पावर्स हमें आजकल देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर हमने लीगल प्रोविजंस के बारे में भी बात की है। अब हम थोड़ी बात करते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी और क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट के बारे में। रिजर्वेशन पॉलिसीज में हम देखते हैं कि ओबीसी कैटेगरीज को 27% रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मिलती है। अब ध्यान रखिएगा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात करता है। यहाँ पर स्टेट्स अपने हिसाब से स्टेट में कितने प्रतिशत ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं इसके हिसाब से वो अपने खुद का अलग रिजर्वेशन का कैटेगरी फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में 27% रिजर्वेशन जॉब्स और एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में लोगों को मिलेगा, ओबीसी कैटेगरी के लोगों को मिलेगा। जैसे कि आईआईटी, आईआईएम, एम्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये सारे जगहों पर ओबीसी कैटेगरी के लिए अलग रिजर्वेशन मिलती है। फिर है हमारा क्रीमी लेयर का एक कॉन्सेप्ट। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट 1992 के इंदिरा साहनी केस के बाद ये इंप्लीमेंट किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये थोड़ा आप लोग जान लीजिएगा। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट में ये बताया जाता है कि जो भी ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं सारे लोग डिसएडवांटेज सेक्शन से नहीं हैं। कुछ लोग हैं जो बेहतर पोजीशन पे है सोसाइटी में, जिनके पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। तो जो लोगों के पास इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी है उनको ओबीसी कैटेगरी से निकालने के लिए, रिजर्वेशन बेनिफिट्स ना प्रोवाइड करने के लिए इस तरीके का क्रीमी लेयर का एक प्रावधान बनाया गया था, जहां पर जो भी लोग 8 लाख से, आज के वक्त पर जो भी लोग 8 लाख से कम जिनका एनुअल इनकम है उनको क्रीमी लेयर में रखा जाता है और उनको रिजर्वेशन बेनिफिट्स प्रोवाइड की जाती है। और जिनका एनुअल इनकम 8 लाख से ऊपर है उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट्स उनको अब नहीं मिलती है। तो यहाँ पर क्रीमी लेयर को लेकर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। इस क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लॉइट किया जाता है। यहाँ पर करप्शन के भी चांसेस है और जो लोग ऊपर बैठे हैं यानी कि जिनके पास ऑलरेडी प्रिविलेजेस है वो सारे लोग चीज़ों को मैनिपुलेट करके रिजर्वेशन को अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आज भी ओबीसी कैटेगरीज में बिलोंग करती है। खास करके क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो आज के सेशन में हमने ओबीसी कैटेगरी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है। आशा करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई है। यहाँ पर मैंने बहुत सारे नोट्स के द्वारा चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। अगर मेरे क्लासेस आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।